फ्रेंड्स, अब आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, हिमांशी सिंह सर्च कर सकते हैं वहां पर, नहीं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट आप जा करके वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूं जो कि होंगे सीटेट और DEET+ भी से रिलेटेड या बाकी के अदर टेट्स में भी आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट नोट्स को। आज ये लास्ट पार्ट कह सकते हो आप एनसीईआरटी की, अगर हम बात करें समरी की, क्योंकि फिर हम पेडागोजी और एनसीएफ करेंगे इन्हीं नोट्स के थ्रू। 10 वीडियो का सेट है, 8वां वीडियो है ये आज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, आगे बहुत सारी चीजें आपको हेल्पफुल मिलने वाली हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम के रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाइएगा। ऑन द मूव अगेन, यहाँ तक का काम हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ऑन द मूव अगेन मतलब कि ये घूमने से या शिफ्ट करने से रिलेटेड है ये चैप्टर। समझते हैं। दशहरा कम्स बिफोर रेनी सीजन, ये किसी और चैप्टर का इंपॉर्टेंट नोट होगा कि जो दशहरा है वो पहले आता है आपके रेनी सीजन से। फार्मिंग ऑफ शुगर केन नीड्स मच वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो शुगर केन है, जो गन्ने की फसल है, उसको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है पूरन पोली स्वीट रोटीज मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम। जो पूरन पोली नाम की एक रोटी होती है जो आपके गुड़ से बनती है और इसको आप स्पाइसी कढ़ी डिश के साथ खाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। कैरावैन इज अ बस और कार्ट इन विच वन कैन लिव विद ऑल द फैसिलिटीज। ये जो आपको दिख रही है ये कैरावैन है। कैरावैन एक ऐसी तरह की कार्ट होती है या ऐसी तरह की बस होती है जिसमें पूरा रहने का हिसाब किताब होता है। उसके किचन भी है उसके अंदर आपका बेडरूम भी है, उसके अंदर आपका टॉयलेट भी है, सारी चीजें हैं, मतलब आप रह सकते हैं। इस तरह की मूविंग कार्ट है ये। ठीक है, अभी चैप्टर का नाम हमने पढ़ा था ऑन द मूव अगेन, उसी तरह से कैरावैन आप याद रखें। स्वदेश अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें वो जो शाहरुख खान है वो इसी तरह की एक बस में रहता है, और इसलिए मैंने ये फोटो भी डाला है कि ताकि आपके दिमाग में रहे। बहुत आसान सा क्वेश्चन बनेगा और आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है रैट्स हैव पुअर आईसाइट्स बट हैव एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। मतलब जो चूहे होते हैं उनकी जो आईसाइट होती है, देखने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है, अच्छी नहीं होती जो आंखों की उनकी दृष्टि है। लेकिन क्या होता है, जो एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, जो सूंघने का सेंस है वो गजब होता है, टच का सेंस गजब होता है और टेस्ट का सेंस बहुत अच्छा होता है। तो उनका क्या है, रैट्स की, चूहों की जो आईसाइट है कमजोर है, लेकिन बाकी के जितने सेंसेस हैं, चाहे वो स्मेल हो, टच हो, टेस्ट हो, वो अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका इन नागपुर दे पुट शुगर इन दाल। नागपुर में क्या करते हैं वो लोग, उनकी जो खाना है दाल, उसमें शुगर डालते हैं, मीठा डाल करके खाते हैं। नेक्स्ट है इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। जब आप डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, उसमें क्या होता है, जो आपके हाथ हैं और आपका फेस है वो क्या है, फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए काम आता है। मतलब कि जिस तरह से आप हाथों को मूव करते हैं, अपने फेस के थ्रू जैसे एक्सप्रेशन देते हैं, वो आपको दर्शाते हैं कि आप क्या फीलिंग कन्वे करना चाह रहे हैं। अगर कोई खुशी का डांस है तो आप अलग तरह के फेस एक्सप्रेशन देंगे, अलग तरह से हाथों का मूवमेंट होगा, पैरों का मूवमेंट होगा। लेकिन अगर आपका कोई सीरियस भरतनाट्यम है या कोई सीरियस फॉर्म ऑफ आर्ट है तो आपका फेस एक्सप्रेशन और हैंड एक्सप्रेशन अलग होगा। ठीक है बात। दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स। तो मुद्रा और भाव किसे कहते हैं, जो आपके हाथों की पोजीशन है और भाव आपके फेस के एक्सप्रेशन। तो ध्यान में रखें, जो आपके हैंड मूवमेंट और फेस एक्सप्रेशन है उनको मुद्रा और भाव कहते हैं। नेक्स्ट है द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो उल्लू होता है आउल, वो अपनी गर्दन को बहुत हद तक पीछे घुमा सकता है। मतलब हम ज्यादा हद तक पीछे घुमा नहीं सकते, अपने शोल्डर से ज्यादा पीछे अगर हम करते हैं तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन जो आउल है वो ज्यादा हद तक, काफी एक लार्ज एक्सटेंट तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा करके पीछे का भी देख सकता है। नेक्स्ट है अ बर्ड्स फीदर्स हेल्प इट टू फ्लाई एंड कीप इटसेल्फ वार्म टू। जो एक बर्ड के, एक पक्षी के फीदर होते हैं, पंख होते हैं, वो इसको उड़ने में तो मदद करते ही हैं, इसको गर्म भी रखते हैं, वार्म भी रखते हैं। सर्दी में भाई ऐसा तो है नहीं कि रजाई ओढ़ के सोता हो कोई बर्ड, ठीक है, कोई कंबल तो वो यूज करते नहीं, तो उनके जो फीदर हैं, जो उनके पंख हैं, जो फर है, वो इनको हेल्प करते हैं गर्म रहने में, मौसम से बचाने में। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फीदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। समय समय के साथ क्या होता है, बर्ड्स अपने फीदर्स को, जो उनके पुराने पंख हैं, पर हैं, फर हैं, वो उनको गिराते रहते हैं और नए उनकी जगह पर उगते रहते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, कबूतर है कोई या अदर जितने भी पक्षी हैं, वो क्या करते हैं, जगह जगह पर अपने पंख उनके गिर जाते हैं, क्योंकि नए जो फर हैं या नया जो पंख है वो उग रहे होते हैं। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ये कुछ बातें ब्रेल के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि आपने सुना होगा। ब्रेल स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए होती है जिनको, जो देख नहीं सकते, है ना, जो मतलब कि दृष्टिबाधित छात्र हैं, उनको पढ़ने के लिए होती है। तो ये अबाउट ब्रेल बहुत ज्यादा जरूरी है इसके बारे में पढ़ना।
क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिल सकता है। ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स। मतलब ब्रेल लिपि किस तरह से लिखी जाती है? एक पेपर पर इस तरह के उभरे हुए पॉइंट्स होते हैं जिसको टच करके वो स्टूडेंट्स या वो बच्चे या वो इंसान जो देख नहीं सकता वो पढ़ पाता है। ठीक है, एक पिन पॉइंटेड टूल पर उभरे होते हैं ये डॉट्स, जैसा कि आपने अभी यहां पर देखा। ये जो पिन पॉइंटेड टूल है इस तरह से उभरा हुआ होगा, वो बच्चा टच करके पढ़ पाएगा क्योंकि वो देख नहीं सकता। तो ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। ये बात मैंने डिस्कस कर ली है कि भाई अपनी फिंगर्स को क्या कहते हैं उसको, ऐसे घुमा करके ये लोग पढ़ते हैं क्योंकि जो डॉट्स हैं वो रेज्ड होते हैं। तो ये इनका अपना एक पढ़ने का तरीका है, एक लिपि है, एक स्क्रिप्ट है। लुइस ब्रेल बिलोंग्ड टू फ्रांस। जो इसके जन्मदाता हैं वो लुइस ब्रेल हैं, जो फ्रांस से बिलोंग करते थे। और ये जब 3 साल के थे तो ये अपने फादर के टूल्स के साथ खेलते थे और सडनली एक दिन क्या हुआ, किसी एक टूल ने, किसी एक औजार ने, इनके फादर के औजार से इनकी आंख क्या हुई, हर्ट हो गई और ये इनकी जो आईसाइट थी वो चली गई। ठीक है, तो ये एक बात है, दृष्टि बाधित हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा स्टडीज में, पढ़ाई में। किसे? लुइस ब्रेल को, जिन्होंने इस लिपि का निर्माण किया। भाई ऐसा तो है ही ना कभी तो किसी ने तो बनाई होगी ये। ठीक है बात। तो इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पढ़ाई में और इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से पढ़ूं क्योंकि मेरी आंखें तो चली गई हैं। ठीक है, तो ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज। इन्होंने अलग अलग वेज को सोचा, दिमाग में लाए कि भाई किस तरह से लिखा जा सकता है, किस तरह से पढ़ा जा सकता है। तो फाइनली इन्होंने एक तरीका खोज ही लिया, जिस रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। मतलब कि रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, कि भाई टच करके और फील करके तो पढ़ ही सकता हूं। तो इस तरीके से इन्होंने ये एक ब्रेल स्क्रिप्ट तैयार की जिसमें टच करके और फील करके इंसान पढ़ सकता था। और ये आज के टाइम पर बहुत फेमस है, आप जानते हैं। और इनका जो एक स्कूल है या एक जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो वहां पर है उत्तराखंड में। ठीक है, जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ही है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। वैसे ये तो नहीं पूछेगा। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। तो ये बात आप याद रखें कि ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है 6 पॉइंट्स पर बेस होती है। मतलब कि 6 पॉइंट्स के थ्रू एक प्रॉपर जो एक वर्ड बनेगा या जो भी है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो 6 पॉइंट्स बेस्ड है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। तो अब ब्रेल को कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी लिखा जा सकता है। इफ यू शो द, मतलब कि अगर कोई टीचर है या कुछ भी ऐसे लोग हैं वो लिख सकते हैं उसको रीडेबल, या वो भी एक तरह से कन्वे कर सकते हैं फीलिंग्स को। आसानी बन गई है बेसिकली पढ़ाने में या समझने में ऐसे लोगों को जिनको ब्रेल की जरूरत होती है। ब्रेल भाषा क्या है, इवॉल्व कर गई है कंप्यूटर्स तक। इफ यू शो द चिल्ड्रन द एक्चुअल ब्रेल स्क्रिप्ट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मतलब कि अगर आप एक्चुअल फोटो या एक्चुअल ब्रेल स्क्रिप्ट किसी एक गत्ते पर या कुछ ला करके दिखा दें उनके सामने, बच्चों के सामने, तो रियल लाइफ एग्जांपल उनको मिल जाएगा और वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए ये भी मैंने भी आप लोगों के लिए फोटो डाला हुआ है यहाँ पर ताकि आपको याद रहे ब्रेल लिपि। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने बनाई? लुइस ब्रेल ने। ठीक, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पेज। इन द बिगिनिंग पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। शुरुआत के दिनों में क्या होता था, जो पॉट्स हैं उनको किस तरह से बनाया जाता था? स्टोन और क्ले के थ्रू, पत्थरों के थ्रू, और जो क्ले मिट्टी होती है उसके थ्रू पॉट्स बनाए जाते थे जिनको बाद में लोग यूज करते थे अलग अलग तरीकों से। पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन्स बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स विद देयर हैंड्स। लोग क्या करते थे, पॉट्स को बनाते थे खोद करके पत्थरों को, और उनको अलग अलग तरह की उन पर कार्विंग किया करते थे। तो ये एक तरीका था। नेक्स्ट है कहवा, जो एक टी है विद आलमंड्स एंड कार्डेमम इज बीइंग टेकन इन श्रीनगर। कहवा आपने सुना होगा, कहवा एक प्रकार की टी है, एक प्रकार की चाय है जो आलमंड्स मतलब कि जो बादाम है और कार्डेमम जो आपकी इलायची है उसका इस्तेमाल करके श्रीनगर में बनाई जाती है। काफी गर्म होती है और वहां पर सर्दी होती है, तो ये बहुत एक अच्छा एक उनके लिए क्या बोले उसको रेसिपी कह सकते हो, या एक पीने की एक बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, मतलब कि टी है लेकिन स्ट्रॉन्ग टी है जो उनको सर्दी से बचने में मदद करती है। कहवा किससे बनाई जाती है? आलमंड और कार्डेमम। नेक्स्ट है द डल लेक इज इन श्रीनगर। डल लेक आपने बहुत सुना होगा, फेमस है, श्रीनगर के अंदर है। टूरिस्ट एंजॉय द राइड ऑफ शिकारा इन डल लेक। तो शिकारा का जो एक या तो ये बोट है कोई, एक बार आप खुद भी सर्च करें कि शिकारा क्या है। तो जो शिकारा की राइड है उसको एंजॉय करते हैं टूरिस्ट जो वहां पर जाते हैं, पर्यटक, डल लेक के अंदर। मेरे हिसाब से बोट ही होगी, और क्या होगा। हाउस बोट्स कैन बी फाउंड इन श्रीनगर। ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई श्रीनगर और कश्मीर में क्या है, बहुत अलग अलग प्रकार के घर मिलते हैं। कई हाउस बोट्स मिलती हैं, कई अलग बाहर जमीन पर भी घर मिलते हैं, कई पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बर्ड्स प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एज दे ईट देम। तो जो फ्रूट्स होते हैं उनको बचाते हैं बर्ड्स, पक्षी, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से, क्योंकि वो उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। नेक्स्ट है बज्जू विलेज इज इन राजस्थान।
जो बज्जू नाम का एक विलेज है, कहाँ पर है, राजस्थान में है, ये भी आप याद रखें। एज इट इज भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये जो पूरा एनसीईआरटी का खेल है ईवीएस में याद रखने का है। अगर आपको अपना पर्यावरण अध्ययन पढ़ा है आपने स्कूल का तो आपको याद रहनी चाहिए ये चीजें, एज इट इज सीटेट में आती हैं। सिंबल्स आर इंपॉर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट मैप्स। तो जो सिंबल आप मैप में देखते होंगे बहुत बार, कोई ऊपर की तरफ निशान लगा होता है ना, अलग अलग प्रकार के निशान बने होते हैं मैप में। जो सिंबल्स बने होते हैं वो बच्चों को मदद करते हैं मैप को समझने में, पढ़ने में, ठीक है। डिस्कस द रीयूज ऑफ वाटर। आपको क्लास में किस चीज को डिस्कस करना चाहिए कि वाटर को आप किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, एक रिसोर्स है बहुत अच्छा। तो इसको किस तरह से रीयूज किया जा सकता है, बच्चों को एक डिस्कशन में डाल सकते हैं आप, ताकि वो अपने विचार प्रकट करें और एक्टिव लर्निंग हो, ठीक है। नेक्स्ट है दिस वुड हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। बिल्कुल ये बात तो हम क्लियर कर ही चुके हैं कि भाई पानी को किस तरह से सेव करना है, कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात की, बच्चे समझ पाएंगे। क्लियर है बात। और ये सजेशन आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं सोसाइटी में बेहतर बनाने के लिए, जो स्टूडेंट्स से आपको मिलेंगे, क्योंकि बच्चे या कोई भी जब हम डिस्कशन में होते हैं तो हम नए नए आइडियाज को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे फटाफट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, दिखने में ऐसा ही लग रहा होगा। आई लिव इन हांगकांग। ये जो एक बच्ची है यहाँ पर, ये हांगकांग में रहती है और इनकी जो मदर है, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नेक्स। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि हांगकांग के अंदर लोग क्या खाते हैं, स्नेक्स मतलब सांपों को खाते हैं। और वहां का एक फेमस स्नेक है लिंग हू फेन। इस पर एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। हांगकांग में एक स्नेक मिलता है जिसका नाम है लिंग हू फेन, ठीक है। और ये आप ध्यान में रखें, जब आपको लिंग हू फेन दे दिया जाएगा तो आप ये ना भूल जाएं कि एक स्नेक है जो हांगकांग में पाया जाता है। नेक्स्ट है आई लिव इन कश्मीर। दूसरी बच्ची है जो कश्मीर में रहती है और ये क्या खाती है, फिश खाती है, जो कि मस्टर्ड ऑयल में बनती है। मतलब जो मस्टर्ड ऑयल मतलब आपका सरसों का तेल, ठीक है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा। और जब ये लोग गोवा में गए, ये थोड़ा खाने के बारे में बात है कि भाई अलग अलग जगहों पर किस तरह से क्या लोग खाते हैं, क्या डिफरेंट होता है। तो जब ये लोग गोवा में गए तो ये जो तेल मस्टर्ड ऑयल में खाते थे पका करके फिश को, एक सरसों के तेल में, इन्होंने पाया कि गोवा में लोग कोकोनट ऑयल में पका करके खाते हैं, क्योंकि कोकोनट वहां पर अलग मतलब ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है ना बात। तो ये डिफरेंस है बिटवीन स्टेट्स और बिटवीन कंट्रीज, किस तरह से लोगों का खाने का स्टाइल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू वेदर और अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग कंडीशंस। नेक्स्ट है आई लिव इन केरला। मतलब एक ये बच्चा है थॉमस, ये केरला में रहता है। अब इसका भी देखते हैं क्या स्पेशल खाता है ये। इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। तो ये टैपियोका एक इनका शायद फ्रूट है और ये एक ट्री पर मिलता है। इसको ये खाते हैं किसके साथ, एक करी के साथ जो कोकोनट से बनाते हैं। तो मतलब केरला हो, गोवा हो, वहां पर कोकोनट का पूरा बोलबाला है, नारियल का। तो टैपियोका नाम का फ्रूट मान लीजिए जिसको ये लोग खाते हैं करी के साथ, ठीक है, कोकोनट का यूज करके। नेक्स्ट है आपका डिस्कस कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड बाय शेयरिंग देयर फैमिली एक्सपीरियंसेस एंड रिस्पेक्ट देम। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों के जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग कल्चर से वो आ रहे हैं, अलग अलग जगह से वो आ रहे हैं, अलग अलग संस्कृति जो है उनकी, एक टीचर को क्लासरूम में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और रेस्पेक्ट की जानी चाहिए हर एक कल्चर की। ऐसा नहीं करना चाहिए एक टीचर को कि भाई ये जो बच्चा है अगर ये वेज खाता है तो ये बहुत अच्छा है, दूसरा अगर कुछ और खाता है तो वो बहुत बेकार है। सभी चीजों की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए क्लासरूम में, एटलीस्ट टीचर का ये काम होना चाहिए, तभी बच्चे इक्वालिटी या रिस्पेक्ट जनरेट कर पाएंगे अलग अलग कल्चर्स के प्रति। तो एक पेडागॉजिकल क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया है, ये बहुत सारे अदर क्वेश्चंस आपके सॉल्व करा देगा अगर आप ये बात समझते हैं तो। क्लियर है बात। अब आते हैं हाउसेज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह के किस तरह के हाउस होते हैं। असम में किस तरह के हाउस होते हैं ये आप देख सकते हैं भाई, लकड़ी से बने हुए हैं, सीढ़ी है और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसमें, देखते हैं फटाफट से। Hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground। असम में क्या होता है, आसाम में बारिश बहुत ज्यादा होती है तो इनके जो घर हैं 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनते हैं जमीन से, ठीक है। तो जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर लकड़ी के घर बने हुए होते हैं और पिलर जो है वो क्या है, बांस के पिलर हैं, लकड़ी के पिलर हैं, जिस पर ये घर खड़ा हुआ है पूरा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वुड के बनते हैं, बैम्बू पिलर्स, बिल्कुल वही बात मैं आपको बता रही थी कि जो बांस के पिलर हैं उनको यूज किया जाता है घर बनाने में 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, ताकि बारिश ना घुसे। नेक्स्ट है, लास्ट पेज है आज के लिए, टू मेक अ टैंक और अ टांका। ठीक, टैंक्स क्या है, स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स। ये मलेरिया से रिलेटेड है वैसे, कि आप किस तरह से टैंक्स बना सकते हैं और किस तरह से बच सकते हैं। पढ़ते हैं हम फटाफट से। टू बिल्ड अ टांका, अ पिट इज डग इन द कोर्ट यार्ड एंड इट इज मेड पक्का। मतलब एक टांका या एक टैंक बनाने के लिए क्या करते हैं आप, अपने कोर्ट यार्ड में एक गड्ढा खोद लेते हैं और उसको पक्का करा देते हैं, ठीक है। पक्का मतलब सीमेंटेड, ठीक। द टांका इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड। एक लिड से इसको ढक देते हैं
और जो रूफ है, द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टांका। तो जो आपका घर का जो रूफ है उसको इस तरह से स्लोपिंग बनाया जाता है, स्लोपिंग मतलब स्लोप ढलान वाला बनाया जाता है कि जो बारिश का पानी है वो फिसल करके जाए और नीचे जो आपने टांका या टैंक बनाया है उसमें स्टोर हो जाए। सॉरी, ये मलेरिया से रिलेटेड नहीं है, ये है आपका पानी को सेव करने से रिलेटेड, रेन वाटर को कैसे आप सेव कर सकते हैं अपने घरों में या नॉर्मल एक दूसरी जगह पर जहां पर भी बारिश ज्यादा होती है। A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the टांका। तो एक तरह की सीव, एक तरह की जाली आप इस टांके के माउथ पर या जो जहां से एंटर होता है पानी वहां लगा सकते हैं, जिससे वो पानी छन करके जाए टांके के अंदर और एकदम क्लीन वाटर जो है स्टोर हो जाए। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन्ड। तो इस पानी को किसमें पीने के इस्तेमाल में लिया जा सकता है, जब इसको क्लीन कर लिया जाए। ठीक है, तो ये टांका क्या था, वाटर सेविंग से रिलेटेड था, वाटर स्टोरेज से, रेन वाटर स्टोरेज से रिलेटेड था। तो ये बातें आप याद रख सकते हैं। आज हमारा एनसीईआरटी का जो काम है, मेन चीजें सारी खत्म हो चुकी हैं, जो हमारी समरी थी। और अब हम पेडागोजी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ 2 वीडियो का काम है, एक पेडागोजी और एक आगे हमें क्या करना है, एनसीएफ भी कंप्लीट करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो ईवीएस से रिलेटेड आपका काम पक्का है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये हम करेंगे ईवीएस से, एनसीएफ से रिलेटेड। तो आगे की 2 वीडियोस का वेट करें। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं 7, वो देख लें, ये 8वीं वीडियो थी। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करें लोगों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं ईवीएस में, जिनको हेल्प मिलेगी। लाइक करें वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आ गई, एक कोई वीडियो था हमारा ईवीएस का, उसमें मैंने कुछ ब्रिज नहीं था, वो ब्राइडल कुछ था कि नया जोड़ा क्या होता है, ब्रिज के सामने सर झुकाता है या वहां पर आता है। तो वो आप लोग करेक्ट कर लेना अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, थैंक यू।